हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम बात करने वाले हैं लेंज लॉ की। लास्ट क्लास में हमने फेराडी लॉ पढ़ा था और फेराडी का सेकंड लॉ था रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड चेंजिंग फ्लक्स। ओके, अगर हमारे पास कोई कॉइल है, उसमें सिंगल टर्न की वो बनी हुई है, तो वहां पर एन कितना हो जाएगा? 1। ओके, और अगर एक से ज्यादा टर्न है, ओके, क्लोजली बाउंड है, मतलब जो टर्न्स हैं वो एक दूसरे के काफी पास है, टाइटली बाउंड है, तो वहां पर हम जो ईएमएफ फाइंड करेंगे वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो एप्सिलॉन है वो हमेशा कुछ इस तरह से होगा कि वो चेंजिंग फ्लक्स को अपोज कर सके। यहाँ पर जो ये नेगेटिव साइन है, देखो लो तो फेराडे ने दे दिया था, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये एक्चुअली में क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये वो इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उसको एक्सप्लेन किया था लेंज ने। इन्होंने कोई नया रिलेशन नहीं प्रोवाइड कराया, इस रिलेशन को ही एक्सप्लेन किया, और साथ में यहाँ पर जो करंट आएगी, जो इंड्यूस करंट होगी, ओके, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? जैसे हमारे पास कोइल है, उसमें करंट फ्लो होगी चेंजिंग फ्लक्स के कारण, तो वो क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो वो वाली डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हम इस लॉ में पढ़ने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पर इसी का मतलब देख लेते हैं पहले। एप्सिलॉन ओके, ऐसा नहीं है कि फ्लक्स इंक्रीज होगा तभी ईएमएफ वहां पर उसको अपोज करने के लिए आएगा, या फिर डिक्रीज होगा तभी आएगा। वो दोनों केसेस में रहेगा। बेसिकली उसको प्रॉब्लम है फ्लक्स के चेंज होने से। ओके, वो इंक्रीज हो रहा है, चेंज होने के बाद ये डिक्रीज हो रहा है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पर जो ये ईएमएफ है, ये बेसिकली किसका काम कर रहा है? पोटेंशियल का। और पोटेंशियल करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, यहाँ पर पोटेंशियल बोलो या फिर ईएमएफ बोलो, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ओके, मतलब ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पर पोलैरिटी होती है कि हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, जैसे हम कोई बैटरी लेते हैं, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। ओके, डायरेक्शन नहीं होगी, तो यहाँ पर जो पोलैरिटी इसकी होगी वही इसकी आ जाएगी, जो बिहेव ये शो कर रहा होगा वही ये शो करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो करंट आएगी, ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मेरे पास एक मैग्नेट है और ये मेरे पास एक कॉइल है। ओके, साइड व्यू बनाया है। कॉइल बिल्कुल सर्कुलर है, बट साइड से देखेंगे तो थोड़ी ओवल शेप में दिखाई देती है। ओके, अब सपोज
ये मैग्नेट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ओके? ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, इस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा और उसके चेंज होने से क्या आएगी हमारे पास? करंट आएगी। फैराडे ने हमें बताया है कि यहाँ पर जो करंट है वो हमेशा अपोज करेगी फ्लक्स के चेंज होने को, ओके? तो अब हम इसको कैसे ड्रॉ करें? इस डायरेक्शन में ड्रॉ करें करंट को या फिर इस डायरेक्शन में? तो यही एक्सप्लेन किया था लेंज ने। उन्होंने बोला कि देखो, कोइल है, कोइल में जब करंट फ्लो होगी तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ओके? ये हमने 4th चैप्टर में भी देखा था कि अगर कोई हमारे पास क्लोज्ड लूप है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करेगी ही, है ना? करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करेगी ही, लेकिन वो मैग्नेटिक डायपोल भी जनरेट करती है, ओके? उसके पास मैग्नेटिक डायपोल भी होता है, मतलब वो एक प्रॉपर मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो वहां पर नॉर्थ पोल भी आएगा, साउथ पोल भी आएगा। दो मैग्नेट एक दूसरे को कब अपोज करती है? जब दोनों के सेम पोल एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब देखो, यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है, ओके? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो छोड़ दो, चेंज हो रहा है। ये मूव कर रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, ओके? और यहाँ पर करंट आएगी। अब कौन सी करंट आएगी? देखो, नॉर्थ पोल बन जाएगा। नॉर्थ पोल क्यों बनेगा? मैग्नेट का कौन सा पोल कोइल की साइड आ रहा है? नॉर्थ पोल। तो अगर वो मैग्नेट को रिपेल करना चाहेगी कोइल, तो उसको कैसा पोल बनना पड़ेगा? नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करना पड़ेगा। एक बार और समझते हैं। यहाँ पर मैग्नेट मूव कर रही है कोइल की साइड। अब यहाँ पर मूवमेंट से फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होगा तो करंट आएगी और करंट आएगी तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। इसे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। इसका जो मूवमेंट हो रहा है उसको अपोज करने के लिए खुद को कैसा बना लेगी? नॉर्थ बना लेगी। और नॉर्थ पोल जब भी होता है कोइल में, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होती है। ये हमने पढ़ा था चैप्टर 4 में। कोई भी क्लोज्ड लूप होगा उसमें करंट फ्लो होगी तो वहां पर उसके पास डायपोल मोमेंट भी आ जाएगा। डायपोल मोमेंट आने से वो उसके पास दो पोल आ जाते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। अब यहाँ पर ये कोइल कौन सा पोल रिप्रेजेंट करेगी, ये डिपेंड करता है इस करंट के बिहेवियर पर। अगर उसे इस मूवमेंट को सपोर्ट करना होगा तो इस पोल का ऑपोजिट पोल वो रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा है कि यहाँ पर हमेशा वो अपोज करना चाहती है, तो वो सपोर्टिव नहीं, ऑपोजिट पोल बनेगी। मतलब नॉर्थ पोल के लिए नॉर्थ पोल बन जाएगी और दो सेम पोल के बीच में हमेशा रिपल्शन होता है, ओके? और नॉर्थ पोल है मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाली, ओके? कोई भी वॉच ले सकते हो, उसको हॉरिजॉन्टल रखना और फिर उसकी मूवमेंट को ट्रेस करना, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हाँ यही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ऐसे देखने से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। एक और ले लेते हैं। ये मेरे पास साउथ पोल है, अगेन नॉर्थ पोल। यहाँ पर मेरे पास कोइल रखी हुई है, ओके? अब यहाँ पर ये मैग्नेट
इस कॉइल से दूर जा रही है। कॉइल से दूर जाने का मतलब है फ्लक्स तो देखो चेंज होगा, इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने का मतलब है यहाँ पर क्या आ जाएगी, करंट। अब फिर से वही प्रॉब्लम है, करंट आएगी कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। देखो इस बार ये मैग्नेट इससे दूर जा रही है, इस करंट को क्या करना है, हमेशा ऑपोजिशन में रहना है। तो इस बार ये इसको दूर जाने से रोकेगी और क्या करना चाहेगी, अट्रैक्ट करना चाहेगी। दूर अगर इसको भेजना होगा तो ये अपोज करेगी और अगर पास लेके आना होगा तो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। नॉर्थ पोल को कौन सा पोल अट्रैक्ट कर सकता है, साउथ पोल। तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी और जब भी साउथ पोल होगा हमारे पास करंट आती है क्लॉकवाइज। ये दोनों आप याद रख सकते हो, जब भी आपको दिखे कि अच्छा नॉर्थ पोल है, दैट्स मीन वहां पर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी, और अगर साउथ पोल है दैट्स मीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था फेराडे ने। उसके बाद एग्जैक्टली कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो एक्सप्लेन किया था लेंज ने। ओके, तो ये दो डायग्राम है, एक में मैग्नेट कॉइल की साइड आ रही है, दूसरे में मैग्नेट कॉइल से दूर जा रही है। ओके, अब यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, कैसे, ये हमारे पास एक कॉइल है और उसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। अब ऐसे ऐसे बनाऊंगी तो गलत हो जाएगा, हम हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये डायरेक्शन हो जाएगी किसकी, थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। कर्ल फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, करंट को। करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आएगी। तो ये जो हमने यहाँ पर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लिखी है, एक्चुअली में इसकी डायरेक्शन ये होगी। ओके, यहाँ पर करंट कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ओके, अगेन इस बार फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, डाउनवर्ड। तो यहाँ पर डाउनवर्ड ये डायरेक्शन हो जाएगी बी इंड्यूस्ड। ओके, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया है। अगर जानना चाहते हो तो हमेशा साउथ से नॉर्थ होगी। ओके, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो साउथ से नॉर्थ जाएंगी। ओके, इस तरह से ये एक मैग्नेट है और ये मैंने कोयल रखी हुई है अपने हाथ पर, मान सकते हो। और इस तरह से जब मैग्नेट जा रही है कोयल के ऊपर, तो यहाँ पर साउथ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, तो साउथ से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, जो उनकी डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पर मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ है और यहाँ पर भी साउथ से नॉर्थ है। ओके, स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसका। रिजल्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें मिलता है उसकी पोलैरिटी कुछ ऐसी होगी कि वो हमेशा ओपोज करेगा किसको, चेंजिंग फ्लक्स को। और क्योंकि इस ईएमएफ के कारण हमें क्या मिलती है,
करंट मिलती है, तो इस करंट की नेचर भी कैसी होगी? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने की। ओके, इसको ड्रॉ कर लीजिए। इसमें हम 2 डायग्राम और बना सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, नॉर्थ पोल को कॉइल की साइड में रखा है। साउथ पोल को कॉइल की साइड में रख के भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, वो दोनों डायग्राम भी देख लेते हैं। ये हमारे पास कॉइल है और ये मैग्नेट। इस बार अगर इसकी डायरेक्शन देखना चाहते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी। ओके, ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। हम इस मैग्नेट को कॉइल की साइड लेके जा रहे हैं, तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। ओके, अब करंट की क्या डायरेक्शन होगी? तो देखो, इस बार साउथ पोल कॉइल की साइड जा रहा है, तो ये कॉइल साउथ पोल ही बन जाएगी। ओके, क्योंकि इसको तो अपोज करना है। साउथ पोल इसकी साइड आ रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए क्या बन जाएगी, साउथ पोल। और साउथ पोल में करंट किस डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज में। दैट्स मीन इस डायरेक्शन में। ओके, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देख सकते हो। ओके, देखो ये मैंने बना दिया है यहाँ पर, जिससे आपको पता रहे कि हाँ, इस करंट के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है और उसकी क्या डायरेक्शन होगी। लेकिन ये जो हमने बोला है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को ओपोज कर रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड के बेस पर मत देखना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ओपोज कर रही है, कैसे कर रही है, यहाँ पर साउथ पोल है, साउथ पोल कोइल की साइड जा रहा है, तो कोइल क्या करेगी, खुद को भी साउथ पोल बना लेगी। और साउथ पोल अगर है हमारे पास कोइल में, और कोइल में करंट फ्लो हो रही है, तो वहां पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। ओके, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मान सकते हो कि अगर आगे कोई क्वेश्चन कर ले कि यहाँ पर जो करंट आई इसकी वजह से भी हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड आई होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ये उसकी डायरेक्शन है। ओके, और इस मैग्नेट की डायरेक्शन, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ओके, अब क्या करना है, सपोज इस बार इस साइड मूव करा रहा है। ओके, ये हमारे पास कॉइल, तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसी आएगी, ये साउथ पोल इस बार कॉइल से दूर जा रहा है, तो ये खुद को क्या बना लेगी, नॉर्थ पोल। क्योंकि साउथ पोल दूर जा रहा है, उसको इस बार अट्रैक्ट करना होगा। ओके, नॉर्थ पोल में करंट किस साइड फ्लो होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, सॉरी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ओके, ये वाली डायरेक्शन कैसे देख रहे हैं हम, हमने जब एम्पियर्स लॉ पढ़ा था तो उसमें राइट हैंड रूल पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल, और उसमें जो हमारा थंब होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, और जो फिंगर्स होंगी वो किसको शो करेगी, करंट के फ्लो को। ओके, तो ये दोनों ड्रॉ कर लीजिए। देखो यहाँ पर एक टर्म और आती है, ये जो पूरा फिनोमिना हमने पढ़ा, ये जो पूरी प्रोसेस है, ये कॉन्सिक्वेंस है किसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंज ने क्या किया था, सिर्फ उन्होंने ये नहीं बताया कि करंट की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उन्होंने इसको प्रूफ भी किया। प्रूफ कैसे किया कि उन्होंने बोला कि देखो ये जो मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन की है,
ये पूरी एक्सप्लेनेशन एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैलिड है, एग्जैक्ट है। ओके, इसको समझने के लिए मान लेते हैं हमारे पास ये मैग्नेट है, ये कोयल की साइड मूव कर रही है। मान लेते हैं कि अब ये कोयल और इसमें जो करंट फ्लो होगी वो इसको ओपोज नहीं करेगी। अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, जैसा कि फैराडे लॉ से एक्सप्लेन हुआ था कि करंट हमेशा ओपोज करती है मूवमेंट को, किसकी, मैग्नेट की, या फिर चेंज इन फ्लक्स को। ओके, अभी हम बोल रहे हैं कि ये ओपोज नहीं कर रही है, सपोर्ट कर रही है। अगर करंट सपोर्ट करेगी तो जो कोयल है वो इसको अट्रैक्ट करेगी। ओके, तो ये खुद को कैसा पोल बना लेगी, साउथ पोल। साउथ पोल बनने से ये मैग्नेट इसकी साइड अट्रैक्ट होगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। हुआ क्या था, यहाँ पर हमने एक्सटर्नली वर्क किया होगा। मैग्नेट खुद से तो मूव कर नहीं सकती। हम अगर शो कर रहे हैं कि यहाँ पर ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो कंटिन्यूअसली हम इसे मूव करा रहे होंगे ना किसी तरह से, है ना। हमने इस पर फोर्स लगाया होगा या हमने कुछ ऐसा काम किया होगा जिससे ये मूव कर पा रही है। तो हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल वर्क किया। मान लेते हैं ये वर्क ना काफी ज्यादा छोटा था, हमने बस इसको थोड़ा सा पुश कर दिया, इस मैग्नेट को थोड़ा सा पुश किया, किसकी साइड, कोयल की साइड। अब अगर कोयल का सपोर्टिव नेचर होगा तो यहाँ पर कोयल जब इसको अट्रैक्ट करेगी तो ये जो वेलोसिटी है ना, जो अभी तक हम प्रोवाइड करा रहे थे, ये अब खुद से इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। हमने तो सिर्फ क्या किया, थोड़ा सा पुश किया, जिससे यहाँ पर छोटी सी वेलोसिटी आई। ओके, उसकी वजह से फ्लक्स आ गया, फ्लक्स के आने से करंट आ गई। करंट का नेचर कैसा है, इस बार सपोर्टिव है, तो ये साउथ पोल बन गया। साउथ पोल बन गया तो इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो ये वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब हम बाहर से कोई वर्क नहीं कर रहे हैं पर ये बढ़ती जा रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना कुछ काम किए कोई ऑब्जेक्ट मूव करता चला जाए, उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और अगर ऐसा हो रहा है, देखो वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना। और वो भी बिना किसी लॉस के। हम अगर वर्क करते तो हम कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस करते, और इस लॉस का रिजल्ट क्या होता, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट, है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मतलब हमने वहां पर उस लॉस को कवर कर लिया। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई एनर्जी लॉस नहीं किया है, फिर भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। ओके, अब देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम एक मेटल ले, ओके, और मेटल के सामने या उसके आसपास एक मैग्नेट रख दे, ओके, तो मैग्नेट क्या करेगी, मेटल को अट्रैक्ट करती है। हमने वहां पे कुछ नहीं किया, मेटल ने भी वहां पे कुछ नहीं किया, वो जो मैग्नेट है खुद से उसको अट्रैक्ट कर रही है ना। मैग्नेट किसको अट्रैक्ट कर रही है, मेटल को। ओके, क्या यहाँ पर भी एनर्जी कंजर्व नहीं है, यहाँ पर है। यहाँ पर भी हम बाहर से कोई वर्क नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी एनर्जी कंजर्व है। कैसे, यहाँ पर जो मैग्नेट है इसके पास अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर फोर्स है, वर्क डन हो रहा है।
ओके, जिसकी वजह से ये मेटल मूव कर रही है। ओके, साथ में जब ये मूव करेगी तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होना स्टार्ट हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई हो रहा है और ये हमेशा होगा। अगर कहीं पर एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है मतलब वो फिनोमिना या वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। ओके, यहाँ पर बिना वर्क डन के काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है और वो भी कब? इस करंट की वजह से, है ना? इस करंट की वजह से ये सपोर्टिव बिहेवियर आया है ना। और ये करंट खुद कहाँ से आई है? इस वेलोसिटी के कारण। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, हमने वेलोसिटी प्रोवाइड की, उसकी वजह से करंट आई और इस करंट की वजह से ये वेलोसिटी इंक्रीज होने लगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी, करंट बढ़ेगी और ये करंट की वजह से वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं हो रहा है, ये खुद एक दूसरे को इंक्रीज किए जा रहे हैं। अगर ये कब की बात हो रही है? अगर करंट का जो बिहेवियर है वो कैसा है? सपोर्टिव है, वो अट्रैक्ट कर रही है मैग्नेट को। ओके, तो अगर सपोर्टिव नेचर हुआ तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाएगी और इस तरह से हम किस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पर हमेशा जो करंट आएगी वो ओपोजिशन में रहेगी। और लेंज लॉ ने जो डायरेक्शन को एक्सप्लेन किया है एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेक्ट है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास मोशनल ईएमएफ। अब ये मोशनल ईएमएफ क्या होता है? मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है। ओके, ये हमने बेसिकली कंडक्टिंग वायर लिया है रेक्टेंगुलर शेप में। ओके, और इसमें करंट फ्लो हो रही है, आई करंट। नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो कंडक्टिंग रेक्टेंगुलर शेप का वायर है ना, क्लोज्ड लूप है, इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मान लेते हैं कितनी है? बी, और डायरेक्शन कैसी है? इनटू द प्लेन। ओके, अब यहाँ पर ये वाली जो साइड है इस रेक्टेंगुलर लूप की, ये मूव कर सकती है। मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है v वेलोसिटी से। ओके, और क्या एज्यूम करें? यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है। ओके, और ये वाली लेंथ l। तो अगर एरिया निकाले इस रेक्टेंगल का, कितना आएगा? l इंटू एक्स। अब यहाँ पर ये तीनों जो साइड्स हैं ये तो फिक्स है, ये वाली साइड मूव कर सकती है v वेलोसिटी से। ये पूरा अरेंजमेंट कहाँ है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और आई करंट फ्लो हो रही है। ओके, अब अगर ये वाली साइड मूव करेगी तो क्या होगा? इसका एरिया चेंज होगा। अभी तो कितना है? l इंटू एक्स। इस रेक्टेंगुलर लूप का अभी एरिया कितना है? l इंटू एक्स। अगर ये थोड़ा आगे आ जाती है, ठीक है, इस तरह से मूव करते हुए ये साइड थोड़ी आगे आ जाएगी तो x की वैल्यू कम हो जाएगी।
अगर अभी 5 सेंटीमीटर है तो हो सकता है फिर 4 सेंटीमीटर रह जाए, तो एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना? क्या ये बोल सकते हैं कि एरिया चेंज हो जाएगा? डिक्रीज़ हो या इंक्रीज़ हो, चेंज तो हो रहा है ना? टाइम के साथ ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसकी वजह से यहाँ पर टाइम के साथ एरिया चेंज हो रहा है। हमने पढ़ा था कि हम फ्लक्स को कितनी तरह से चेंज करा सकते हैं? हमारे पास 3 वेज़ है, या तो हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा दें, या फिर एरिया चेंज करा दें, या फिर इन दोनों के बीच का एंगल। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वहाँ पर फ्लक्स कैसे चेंज होगा वो हम 3 एक्सपेरिमेंट में पढ़ चुके हैं, जो हमने फैराडे लॉ पढ़ते हुए एग्ज़ाम्पल्स यूज़ किए हैं, उसमें भी हमने मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज कराया है। ये पहला केस है जहाँ पर हम एरिया को चेंज करा रहे हैं। एरिया चेंज होगा तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या है, यहाँ पर ईएमएफ आ जाएगा। अब यहाँ पर एरिया के चेंज होने से ये हमारे पास ये जो कंडक्टिंग लूप है, इसमें जो ये कंडक्टिंग साइड है, इसके मूव करने से ईएमएफ आ रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। ओके, जो हमने कंडक्टिंग लूप लिया है उसी की एक साइड मूव कर रही है ना? मान सकते हैं ये 4 डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर हैं, 4 डिफरेंट डिफरेंट वायर है जिनको हमने एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। ओके, और इन्हीं में से एक कंडक्टर ये क्यू आर मूव कर रहा है। इसके मूव करने से यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा और हमें क्या मिल जाएगा, ईएमएफ। इस तरह से जो हमें ईएमएफ मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, मोशनल ईएमएफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी फिक्स है, उसकी वैल्यू भी फिक्स है। चेंज कौन हो रहा है, एरिया, किसकी वजह से, कंडक्टर के मूव करने की वजह से। ओके, और यहाँ पर हम इस ईएमएफ की एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, तो एक बार इसको लिख लेते हैं, फिर देखते हैं वैल्यू कैसे आएगी। ओके, ये मोशनल ईएमएफ का स्टेटमेंट हो जाएगा, और यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख रहे हैं जो भी हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, और एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर है PQRS। ओके, इसमें ये वाला कंडक्टर v वेलोसिटी से मूव कर सकता है। साइड कितनी है, L और X। ओके, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कि यहाँ पर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। ओके, एनर्जी लॉस कैसे हो सकता है, देखो जब हम इसको मूव कराएंगे, खुद से तो मूव करेगा नहीं, कंडक्टर है। ओके, ये वाली साइड को हम मूव कराएंगे, एक्सटर्नली फोर्स लगाएंगे जिससे v वेलोसिटी से मूव कर पाए, तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर आइडियल केस लिया है, एनर्जी लॉस नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पर हम फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं, इस कंडक्टर से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, BA cos थीटा। ओके, थीटा कितना है यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इनटू द प्लेन। ओके, एरिया वेक्टर, देखो ये हमारे पास लूप है रेक्टेंगुलर। ओके, देखो अगर हमारे पास एक स्फेयर है, ओके, और उसकी सरफेस का हम एरिया वेक्टर ले रहे हैं, तो हम हमेशा आउटसाइड वाला लेते हैं। ओके, शेप के अंदर हम कोई एरिया वेक्टर नहीं लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है,
ये एक प्लेन है, हम आगे ले इसके फ्रंट साइड में एरिया वेक्टर ले या बैक साइड में, दोनों ही आउटवर्ड ही बोले जाते हैं। ओके, कोई भी इस प्लेन के अंदर नहीं जाएगा। या ये अगर मेरे पास एक प्लेन है, तो अगर आप यहाँ पर इस डायरेक्शन में लोगे वो भी आउटवर्ड ही है, और इस डायरेक्शन में लोगे वो भी आउटवर्ड ही है। ओके, अब हमारे पास दो केस है, हम यहाँ पर थीटा को 0 भी ले सकते हैं और थीटा को 180 भी। कैसे? थीटा एंगल है हमारे पास बी और ए के बीच में। अगर हम कंसीडर करें, मैग्नेटिक फील्ड तो कहाँ है, इनटू द प्लेन ही है, एरिया वेक्टर को भी इनटू द प्लेन ही कंसीडर कर ले। ओके, सपोज ये प्लेन है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी तरह से हम क्या ले लें, एरिया वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो उस केस में यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 0। ओके, अगर हम बोले कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड है और हम ये वाला एरिया वेक्टर लेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ये प्लेन है, इसके अंदर जा रही है इस तरह से। ओके, और एरिया वेक्टर हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180। दोनों ले सकते हैं, दोनों करेक्ट है। अभी हम यहाँ पर 0 एंगल लेके इसको सोल्व कर रहे हैं। ओके, और बुक्स में भी जब आप लोग देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम इसी एंगल के साथ सोल्व करते हैं। ओके, कितना हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो फ्लक्स कितना आ गया, बी ए। यहाँ पर एरिया कितना है, एल एक्स। ओके, हमें क्या चाहिए, ईएमएफ। एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, एक ही टर्न है उसमें, तो हम यहाँ पर n की वैल्यू को क्या रख देंगे, 1। ओके, ये फॉर्मूला किसने दिया है, फेराडे ने। तो फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग हम अभी यहाँ पर ईएमएफ निकाल रहे हैं। ओके, इतना नोट कर लीजिए। इसमें फाई की वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू क्या है, एल एक्स। अब जो फिक्स होगा वो तो बाहर आ जाएगा, उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। बी की वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, एल भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वाली साइड मूव कर सकती है, तो एक्स यहाँ पर चेंज होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, डी एक्स बाय डी टी। अब इसको हम लिख रहे हैं बी एल वी। वी कैसे आया, देखो एक्स क्या है, डिस्टेंस कवर इन टाइम टी, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड। अब वहां पर अगर हम डायरेक्शन को भी ऐड कर दें तो वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ पर ये एक्सेस होती है प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स की साइड जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ डी एक्स बाय डी टी। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आता है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। इसे एक और तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं दूसरा वे भी। यहाँ पर जब इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे तो ध्यान क्या रखना है, ये जो एक्सप्रेशन आया है इसमें हमने एल लिया है, जिस डायरेक्शन में या जो भी साइड मूव कर रही होगी, है ना, जैसे यहाँ पर क्यू आर है, क्यू आर मूव कर रही है, अब इसकी खुद की तो लेंथ चेंज नहीं होगी, है ना,
क्यू आर मूव कर रही है लेकिन इसकी खुद की लेंथ चेंज नहीं हो रही है। किसकी चेंज होगी? दूसरी साइड की। तो क्वेश्चन में जब आप इसको अप्लाई करोगे तो वहां पर देख लेना कौन सी साइड मूव कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग एल की वैल्यू रखनी है। ओके। अब यहाँ पर हम जो सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं किसको फाइंड करने के लिए, इस मोशनल ईएमएफ की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए, वो है लोरेंज मेथड। ओके, हमने फोर्थ चैप्टर में लोरेंज फोर्स पढ़ा था और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ईएमएफ फाइंड करने वाले हैं। बेसिकली कभी भी अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। ओके, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पूरे कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो हो रही है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। ओके, तो इस वाले कंडक्टर में या इस वाले पोर्शन में भी तो चार्ज फ्लो हो रहा होगा। ये पूरी साइड v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो यहाँ पर जितने भी चार्ज होंगे वो सब भी क्या करेंगे? v वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, है ना? देखो वो खुद मूव नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला था, हम इस पर फोर्स लगा रहे होंगे तब ये मूव कर रहा होगा। वैसे ही इनडायरेक्टली हम तो सिर्फ इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, जो चार्ज फ्लो हो रहा है, उस पर भी फोर्स लगेगा। ओके, तो वो चार्जेस भी इस सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब होता क्या है, ये जो मूवमेंट हो रही है चार्जेस की, कहाँ पर हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो रही है। तो इस पर क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। तो एक बार देख लेते हैं कितना मैग्नेटिक फोर्स आएगा। यहाँ पर देखो करंट है तो बहुत सारे चार्जेस फ्लो हो रहे होंगे। हम अभी सिर्फ एक चार्ज की बात कर रहे हैं और उसको भी हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया है। फिलहाल हमने जनरल केस रखा है, वैल्यू कितनी ली है? क्यू। तो ये क्यू चार्ज इस बी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस पर क्या अप्लाई होगा? मैग्नेटिक फोर्स। उसकी वैल्यू कितनी होगी? F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर थीटा किस किस के बीच में होगा? v और b के। क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट से आता है तो हम अपनी इन तीन फिंगर्स को यूज कर सकते हैं। ओके, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर ये वेलोसिटी है इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स कहाँ लगेगा? इस साइड। तो अगर हम इसको क्यू चार्ज मान लें तो इस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ओके, लिख सकते हैं एफ बी। ओके, डायरेक्शन क्या है? क्यू टू आर। यहाँ पर एंगल कितना है? बी और वी के बीच में एंगल कितना है? 90। ये वी वेलोसिटी है, इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है 90 एंगल। ओके, तो साइन 30 सॉरी साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। फोर्स कितना आएगा? एफ बी इक्वल्स टू क्यू वी बी। ओके, अब देखो क्योंकि यहाँ पर ये जो वेलोसिटी प्रोवाइड हुई है इसको, चार्ज को, ये एक्सटर्नल वर्क डन के कारण हुई है, तो हम यहाँ पर वो एक्सटर्नल वर्क डन भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे?
वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पर मैग्नेट, ये फोर्स कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, यहाँ पर जो मूवमेंट होगी वो भी किस डायरेक्शन में होगी? इसी डायरेक्शन में। देखो, जब इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा? Q से R की साइड जाएगा ना, इस डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में आ गया। इसको अगर हम ओपन करें तो लिख सकते हैं एफ डी एस कोस थीटा। थीटा कितना हो गया है? 0। तो ये आ जाएगा एफ डी एस। यहाँ पर एफ की वैल्यू रख सकते हैं, कितना है? क्यू वी बी। ओके, और डी एस कितना है? हमने बोला ये हम टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं क्यू से आर तक जाने में। जब चार्ज क्यू से आर तक चला जाएगा ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा? क्यू से आर तक की डिस्टेंस कितनी है? एल। तो ये हो जाएगा एल। तो हमारे पास वर्क डन कितना आया? क्यू वी बी एल। ओके, इक्वेशन नंबर 2। आगे क्या कर सकते हैं? देखो, क्योंकि ये वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन है, ओके, और हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था एक्सटर्नल वर्क डन किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल एनर्जी के। और यहाँ से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, वो कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मूविंग चार्ज, जिस पर फोर्स लग रहा है। ओके, ये सब पढ़ा था, वही यूज करने वाले हैं। हम क्या जानते हैं यहाँ पर? पोटेंशियल को यहाँ पर किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? ईएमएफ से। ये W कौन सा वर्क डन है? एक्सटर्नल। हमारे पास जो चार्ज है वो भी कितना है? Q। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। ओके, अप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा? क्यू वी बी एल डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन कितना आएगा? बी एल वी। ओके, सेम एक्सप्रेशन है लेकिन मेथड चेंज है। अब यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि हम यहाँ से इसकी वेक्टर फॉर्म को भी निकाल पाते हैं और एक स्पेशल रिजल्ट आता है। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं उसको भी। ये जो हमने निकाला है ये सिर्फ एक चार्ज को लेकर निकाला है। ओके, एक सिंगल चार्ज लिया था हमने क्यू। हालांकि यहाँ पर पूरी करंट फ्लो हो रही है तो करंट में बहुत सारे चार्ज फ्लो हो रहे होंगे, लेकिन जो भी यहाँ पे वर्क डन आया है हमने सिर्फ एक चार्ज के लिए देखा था। हमें जितने भी चार्ज है वहां पर उन सब के लिए देखना है तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वहां से हमारे पास टोटल ईएमएफ आ जाएगा। बात करें यहाँ पर इसकी स्पेसिफिक फॉर्म की, मतलब वेक्टर फॉर्म की, वेक्टर फॉर्म ही इसकी एडवांटेज है इस मेथड की। हमने यहाँ पर एप्सिलॉन कैसे निकाला? इससे। ओके, वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी एस। डी एस क्या था यहाँ पर? एल। ओके, चलो डी एस ही लिख लेते हैं अभी, डिवाइडेड बाय क्यू। एफ की क्या वैल्यू थी यहाँ पर? क्यू वी क्रॉस बी।
और ये L डिवाइडेड बाय Q। मैग्नेटिक फोर्स का जो एग्जैक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, V क्रॉस B। हमने जब यहाँ पर सोल्व किया तो हमने इसको क्या लिखा था, VB साइन थीटा। साथ में ds क्या है यहाँ पर, वेक्टर L। ओके, ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, Q से Q कैंसिल करेंगे, हमारे पास वेक्टर फॉर्म आती है एप्सिलॉन इक्वल्स टू V क्रॉस B डॉट L। हमारे पास जो एप्सिलॉन होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जब हम इस पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं आएगी। हम यहाँ से देख भी सकते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ से हमारे पास एक वेक्टर आएगा। ओके, जो भी यहाँ से क्वांटिटी आएगी उसकी डायरेक्शन होती है। उसके बाद क्या है यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट। तो उस वेक्टर क्वांटिटी को जब हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो फाइनली हमारे पास सिर्फ एक नंबर आएगा विदाउट एनी डायरेक्शन। ओके, तो ये हो जाता है हमारे पास इस मेथड का एडवांटेज। ओके, अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्यू चार्ज की बात की है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे चार्ज होंगे करंट में, सब पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। ओके, तो कुछ टाइम के बाद जितने भी क्यू चार्जेस हैं वो सब मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना, वो सब यहाँ पर नीचे की साइड कलेक्ट होने लगेंगे। ओके, हमने यहाँ पर Q को क्या माना है, एक पॉजिटिव चार्ज। ओके, अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो वो यहाँ पर ऐड होने लगेंगे, मतलब ऊपर की साइड। ओके, क्यों, देखो हमारे पास जो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म है मैग्नेटिक फोर्स की, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये आ रहा है फोर्स क्यू चार्ज के लिए। अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, मतलब क्यू चार्ज है लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव होने का मतलब मैग्नेटिक फोर्स अब कैसे आएगा, ऊपर की साइड। ओके, क्या करना है, सिंपली यहाँ से जो डायरेक्शन आएगी उसमें नेगेटिव साइन ऐड करना है। ओके, तो इस करंट में जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उन पर नीचे की साइड मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो कुछ टाइम के बाद सब पॉजिटिव चार्ज नीचे आ जाएंगे और ऊपर वाली साइड नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होंगे। यहाँ पर क्या हुआ, ये सब पॉजिटिव चार्ज, ऊपर सब नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब भी आते हैं हमें क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लो, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पर मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ओके, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्जेस पर क्या लगेगा, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ जाएगा जिसे हम कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। ओके, अब देखो पहले यहाँ पर सिर्फ क्या था स्टार्टिंग में, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि चार्ज यहाँ पर v वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। जब ये प्रोसेस कुछ टाइम तक चलती रहेगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अगर हम अब यहाँ पर नेट फोर्स निकाले, नेट फोर्स ऑन चार्ज कितना होगा, F इक्वल्स टू एफ बी प्लस एफ ई।
ये कितना होता है? Q V क्रॉस B और ये Q E। ओके, ये फोर्स हमने अभी निकाला था और ये हमारे पास चैप्टर फर्स्ट में है F इक्वल्स टू क्यू ई। जो डायरेक्शन E की होगी वही डायरेक्शन F की होगी। ओके, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है। इस फोर्स को बोलते हैं लो रेंज फोर्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। नाउ इफ V इक्वल्स टू 0, मतलब हमने क्या किया, अभी तक हम फोर्स लगा रहे थे क्यू आर साइड पर और उसको मूव करा रहे थे। अब हमने उस फोर्स को रिमूव कर दिया, मतलब वेलोसिटी को जीरो कर दिया। अब वो भी फिक्स हो गई है। जैसे बाकी तीनों साइड्स थी रेक्टेंगल की, वैसे ही अब ये वाली फोर्थ साइड भी फिक्स हो गई है। अब वो मूव नहीं कर रही है। तो यहाँ पर पहले ये पूरा फोर्स वर्क कर रहा था, अब क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई है, अब नेट फोर्स कितना आ जाएगा? v तो जीरो हो गया, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगा। अब देखो ये स्ट्रेंज है, यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को मूव कराया, वहां से हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आया। हमने यहाँ पर क्या प्रोवाइड कराई थी? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उस कंडक्टर को मूव कराया और हमारे पास क्या आया? मैग्नेटिक फोर्स। अब अगर हम इस वेलोसिटी को जीरो करते हैं, ठीक है, तो ये तो जीरो हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक फोर्स वर्क कर रहा है। कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन हमने तो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड दी नहीं इस पूरी प्रोसेस में। तो यहाँ पर क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड खुद से जनरेट हो जाती है। और ये कब जनरेट होगी? जब हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा। तो जब जब फ्लक्स चेंज होगा, वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब ये फ्लक्स तो कैसे भी जनरेट हो सकता है ना? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो भी जनरेट हो जाएगा, एरिया को चेंज करेंगे तो भी जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट जो आता है वो ये है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अभी तक हमने पढ़ा है कि हमारे पास अगर चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। अगर चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दे तो वहां से करंट आ जाएगी। करंट की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आती है। और अब हम क्या बोल रहे हैं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इसके कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ओके, इसको नोट कर लीजिए, इस स्टेटमेंट को भी ऐड कर लेना। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।